हेलो एवरीवन, हम आरएएस मेंस 2021 का पेपर डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हिस्ट्री वाले सेगमेंट से हमने स्टार्ट किया था। 2 मार्कर क्वेश्चन हमने सारे कर लिए थे, ऑलमोस्ट सारे 5 मार्कर क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। आशा है जब आपने उन प्रश्नों को देखा होगा, उनके हल को देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि ये आपके लिए भी बहुत आसान है, किस तरीके से प्रश्न को समझना है, कैसे उसका उत्तर लिखना है। ये बस एक ट्रिकी तरीका है जिसको आपको बार बार अभ्यास करके आप उसको निखार सकते हो और मेंस के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स सुनिश्चित कर सकते हो। इसी के क्रम में आगे चलते हुए आज एक बचा हुआ 5 मार्कर क्वेश्चन और 10 मार्कर क्वेश्चन हिस्ट्री के सेगमेंट के हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक पृष्ठभूमि को आपको लिखना है, उसकी विवेचना करनी है, सामान्य उसका वर्णन करना है इस प्रश्न के अंदर। तो वैचारिक पृष्ठभूमि के तात्पर्य को आपको समझना होगा कि क्या लिखना चाह रहा है। पहली बात तो पृष्ठभूमि की बात कर रहा है, इसका मतलब आपको वो बैकग्राउंड बताना है जो वैचारिक दृष्टि से उत्पन्न बैकग्राउंड था, जो कारण बना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, उसकी सफलता का। तो वैचारिक पृष्ठभूमि की हम बात करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे। देखिए कैसे इस 5 नंबर के उत्तर को लिखना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। आइए देखते हैं। अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त करने हेतु स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसकी पूर्णाहुति 1783 में हुई। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि जो पहली लाइन हमने इंट्रोडक्शन की लिखी है, उससे ये क्लियरिटी आ रही है कि अमेरिकी उपनिवेशों पर जो आधिपत्य था वो किसका था? ब्रिटेन का था। दूसरी बात कि उसमें आज़ादी प्राप्त करने के लिए क्या किया गया? स्वतंत्रता संग्राम। और तीसरी बात कि इसकी जो पूर्णाहुति है वो 1783 में हुई, यानी कि तब अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इसकी पूर्णाहुति हुई, ये समाप्त हुआ। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा वैचारिक या बौद्धिक परिवेश। देखिए वैचारिक जो परिवेश है वही बौद्धिक परिवेश है, तार्किक परिवेश है, ये तीनों बातें एक ही हैं। तो वैचारिक या बौद्धिक परिवेश में हुए परिवर्तन इसके बहुत बड़े द्योतक रहे, बहुत बड़ा कारण रहा। हम आरपीएससी को ये बताना चाह रहे हैं कि भैया तुमने पूछा है तो बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इसलिए आपने पूछा है। तो हमने कहा कि भाई वैचारिक या बौद्धिक परिवेश जो है वो इसका बहुत बड़ा कारण रहा, बहुत बड़े द्योतक रहे। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया आगे, जैसे करके लिख दिया 1 2 3 के फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी उत्तर में मैक्सिमम एस्पेक्ट्स कवर हों, अधिकतम आयाम कवर हों, अधिकतम उसका डायमेंशन हमको मिले। तो उसके डायमेंशन को प्राप्त करने के लिए हम इसको बिंदुवार लिखने का प्रयास करते हैं कि कैसे वैचारिक पृष्ठभूमि ने अपनी भूमिका निभाई। तो पहला बिंदु हम लिखते हैं शिक्षा में उन्नयन। भाई उस समय जो है वो शिक्षा में उन्नयन होने की वजह से विभिन्न कॉलेजों की स्थापना हुई, जैसे हार्वर्ड, विलियम्स एंड मैरी। तो ऐसे कॉलेजों की स्थापना से युवाओं की चिंतन शक्ति प्रोन्नत हुई, युवाओं में सोचने और विचार करने की जो क्षमता है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई, और उस बढ़ोतरी की वजह से एक बड़ी वैचारिक पृष्ठभूमि ने जन्म लिया जो स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनी। आगे देखिए दूसरी बात, पत्रकारिता। पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ के नाम से हम भारत में जानते हैं जिसको, ये पत्रकारिता ने लोगों के कई भ्रम तोड़े तथा स्वतंत्रता के मायने समझाए, जैसे बोस्टन समाचार पत्र। तो पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा यहाँ पे भूमिका रही है। बोस्टन समाचार पत्र में कई ऐसी बातें लिखी होती थी जिसकी वजह से लोगों के सदियों से चले आ रहे भ्रम को यहाँ पर तोड़ा गया, और उस भ्रम को तोड़ने के साथ ही मतलब वहाँ से एक आत्मविश्वास लोगों में पैदा हुआ कि यदि प्रयास किया जाए तो स्वतंत्रता मिलना संभव है। ये गुलामी की जंजीरों में, गुलामी की बेड़ियों में जीवन यापन करना या दास्ता का जो जीवन है वो बहुत बुरा है। यदि हम स्वतंत्र जीवन जिएंगे तो हम बहुत ज़्यादा प्रगति भी कर सकते हैं, और दूसरा हमारी जीवन शैली, जीवन स्तर में निरंतर उत्थान की भी संभावना बनेगी। तो पत्रकारिता ने लोगों के मन के कई भ्रम तोड़े और स्वतंत्रता के मायने समझाए। उदाहरण हमने लिख दिया है बोस्टन समाचार पत्र। तीसरी बात, बुद्धिजीवियों की भूमिका। भाई बुद्धिजीवियों ने भी अपना रोल प्ले किया है। तो कैसे किया है कि बुद्धिजीवियों ने लोगों में तार्किक शक्ति पैदा की। भाई बातों से लड़ना भी एक कला है, ठीक है, अपने तर्कों से लड़ना। आप ऐसे तर्क प्रस्तुत कीजिए जो अकाट्य हो, जो काटे ना जा सके, तो सामने वाले को अपने आप इसमें झुकना पड़ेगा। तो बुद्धिजीवियों ने लोगों में तार्किक शक्ति पैदा की एवं जन जागरण का कार्य किया, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन।
तो बुद्धिजीवियों ने यहाँ पर क्या किया है, तार्किक शक्ति पैदा की और जन जागृति का कार्य किया है, जिससे लोगों में एक यूनिटी पैदा हुई। और ऐसा काम करने वाले महान व्यक्ति कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम हर कारण के साथ उसका एक एक उदाहरण भी देते जा रहे हैं ताकि ये स्पष्ट रहे कि हमने विषय वस्तु को बहुत गहराई से समझा है, उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया है, ताकि एग्जामिनर को मार्क्स देते समय सोचने की आवश्यकता न पड़े। आगे देखिए, पुस्तक लेखन ने भी लोगों के स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा शक्ति जो है उसको जागृत किया। और उसके अंदर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं थॉमस पेन की कॉमन सेंस पुस्तक। तो कॉमन सेंस जो पुस्तक है उसके माध्यम से पुस्तक लेखन का जो कार्य हुआ है, उस पुस्तक लेखन के कार्य ने लोगों में जन जागृति पैदा की और उस जन जागृति और स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा शक्ति जो है वो उन पुस्तकों के माध्यम से पैदा हुई, जिसका एक उदाहरण हमने लिखा है थॉमस पेन की कॉमन सेंस। आगे देखते हैं, संगठन निर्माण। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उन्होंने अमेरिकी दार्शनिक समाज की स्थापना की और ये अमेरिकी दार्शनिक समाज जो है उसने एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की कि कैसे हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या क्रम होना चाहिए, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो संगठन निर्माण ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उसके अंदर निभाई। कोई भी ऐसा प्रश्न होगा उसके अंदर हम निष्कर्ष अनिवार्य रूप से लिखेंगे जो पॉजिटिव होगा, जो अच्छा होगा, सुंदर होगा, इम्पैक्टफुल होगा। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वैचारिक क्रांति ने एक बड़े वर्ग को स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्रेरित किया, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण बनी। बहुत सिंपल है, हमने निष्कर्ष में साफ साफ लिख दिया कि भाई वैचारिक क्रांति जो आई है उसने स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत इम्पैक्टफुल वो रही है। तो हमने क्या कहा है कि वैचारिक पृष्ठभूमि जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पीछे क्या रही, उसकी सारे जो एस्पेक्ट्स हो सकते थे वो सब हमने समझाए और अंत में एक ब्यूटीफुल निष्कर्ष लिख के उस उत्तर को समाप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10 अंकों का प्रश्न लेते हैं। देखिए 10 अंकों के प्रश्न जो हैं उनमें अधिकतम अंक प्राप्त करने की गुंजाइश बनती है। आप 6, 7, 7.5, 8 तक नंबर ला सकते हैं। आपका उत्तर कितना सुंदर है, कितने आयामों को कवर किए हुए हैं, उसका विस्तार कितना है, संक्षेप में आपने बहुत सारी चीज़ों को कैसे समाहित किया है, क्या क्या आपने टेक्निक्स उसके अंदर यूज़ करी है, आपने निष्कर्ष कैसा लिखा है, आपने उत्तर की मांग को समझा है कि नहीं समझा है, वो सारी चीज़ें 10 नंबर के प्रश्नों में बहुत अच्छे से चेक होती हैं और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावनाएं जो हैं 70%, 80%, 65% नंबर मिलने की संभावना यहाँ पे बनी रहती हैं। अगर 50% मार्क्स आप ओवरऑल मेंस के अंदर ले आते हैं, 800 में से 400 नंबर, और फिर इंटरव्यू के में ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं, तो ये गारंटी है कि आप 100 के अंदर रैंक जो है वो गेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे 10 नंबर के प्रश्नों में अधिकतम अंक हम सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करें। अब यहाँ पे आपको प्रश्न की डिमांड को समझना है कि आपको करना क्या है। आपको जो चारण साहित्य है उसका क्या महत्व रहा है राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में, उसको एग्जामाइन करना है। तो आई होप प्रश्न की डिमांड आपकी समझ में आ रही होगी कि इसके जो इंपॉर्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस को क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे। आगे देखिए कैसे इस उत्तर को लिखना है, कैसे लिखा जा सकता है। राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य का विशेष योगदान रहा। यह साहित्य अपने भीतर विभिन्न विशिष्टताओं को समाहित किए हुए था, जैसे राजाओं की वीरता, युद्ध विषय, बलिदान, श्रृंगार रस, दोहे, सोरठे, रासो, वचनिकाएं, गद्य और पद्य की शैलियाँ। तो ये हमने लिख दिया है। इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट में हमारे पास स्पेस अच्छा खासा होता है, तो हमने इंट्रो में क्या लिख दिया है, लिखा है कि राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य का विशेष योगदान रहा। सत्य बात है, अगर चारण साहित्य नहीं होता तो राजस्थान का जो साहित्य है वही नहीं होता। तो राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य का विशेष योगदान रहा, अपने भीतर विभिन्न विशिष्टताओं को समाहित किए हुए था, जैसे राजाओं की वीरता, युद्ध विषय, बलिदान, दोहे, सोरठे, गद्य पद्य, वचनिकाएं, रासो, ये सारी चीजें जो है वो चारणों ने साहित्य के रूप में राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य को प्रदान करी थी। देखिए अब हमको करना क्या है, महत्ता का परीक्षण। आपके मैक्सिमम जो मार्क्स एलोकेटेड हैं वो किस चीज के लिए है, महत्ता के परीक्षण के लिए। तो हमने भाई हेडिंग लगा दी कि ये तो इंट्रो था और अब हम कर रहे हैं महत्ता का परीक्षण। तो देखिए महत्ता का परीक्षण हम कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको
चारण साहित्य की कृतियों जैसे पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो, ऐसा नहीं है कि चारण साहित्य की सिग्निफिकेंस का परीक्षण पूछा है और धड़ाधड़ आप चारण साहित्य की रचनाएं लिख दो, उनके जो कवि हैं उनके नाम लिखने लग जाओ, उनकी कृतियों के नाम लिख दो पेज भर के, मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। मार्क्स आपको उसके सिग्निफिकेंस के परीक्षण से मिलेंगे। ब्रैकेट में कहीं कहीं आपको ब्यूटिफाई आंसर को करने के लिए चारण साहित्य की रचनाओं के नाम लिख देने हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इस उत्तर को समझते हैं। चारण साहित्य की कृतियों पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, अचलदास खींचीरी वचनिका, ये 3 रचनाएं लिख दी। तो इससे क्या मैसेज गया है कि हमको पता है कि चारण साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन सी कृतियां जो है वो रचित की गई, लिखी गई। चारण साहित्य की कृतियों ब्रैकेट में एग्जाम्पल, ने तत्कालीन शासकों में शौर्य का बीज बोया था। किसका बीज बोया था? शौर्य का बीज बोया था। साथ ही निष्प्राण हो चुके उत्साह में इस साहित्य ने प्राण फूके थे। और हर चीज के नीचे जो सिग्निफिकेंस हम लिखने जा रहे हैं उसके नीचे देखो आप अंडरलाइन भी किया हुआ है, शौर्य का बीज बोया और उत्साह में जो निष्प्राण हो चुका था उसके अंदर साहित्य ने प्राण फूके थे। जिससे अब ऐसा करने से हुआ क्या, उसका एग्जामिन भी तो उसको करना है कि भाई साहित्य ने प्राण फूके थे, ठीक बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो जिससे राजा ने न केवल युद्ध जीते बल्कि वे राज्य की जनता हेतु भी श्रेष्ठ कार्य कर सके। प्रेरणा मिली, भाई राजा कोई ईश्वर तो है नहीं, वो राजा इंसान है, तो उसको प्रेरणा देने के लिए चारण साहित्य ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसने राजाओं को युद्ध जीतने के लिए प्रेरित करने वाले ग्रंथ लिखे, साथ ही साथ जनता के कल्याणार्थ किस प्रकार से कार्य किया जाए वो भी राजा को इन साहित्य के, चारण साहित्य से सीखने को मिला था। आगे देखिए, श्रृंगार रस में भी चारण साहित्य उतना ही उत्कृष्ट रहा जिसने प्रेम रस का प्रवाह कर विभिन्न राजनीतिक संबंधों को पारिवारिक संबंधों में परिवर्तित किया। इससे सौहार्दपूर्ण जीवन शैली का आविर्भाव भी हुआ। चारण साहित्य केवल वीरता या शौर्य की बात नहीं करता, उसने प्रेम रस पे भी लिखा। जब प्रेम रस पे लिखा तो राजाओं के जो राजनीतिक संबंध थे वो पारिवारिक संबंधों में परिवर्तित हुए, वहां पे विवाह के कार्य हुए, जिस कारण से सौहार्दपूर्ण जीवन शैली का आविर्भाव हुआ, आविष्कार हुआ, निर्माण हुआ। आगे देखिए और क्या किया इसने। चारण साहित्य में रचनाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि अनेक विद्वानों ने इसे ही राजस्थानी शैली का नाम दे दिया। बोलिए, राजस्थानी शैली का नाम किसको दे दिया गया? चारण शैली को ही राजस्थानी शैली का नाम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी रचनाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि लगभग राजस्थान के साहित्य पे पूरा का पूरा कब्जा किसका था? चारण साहित्य का था। इसलिए अनेक विद्वानों ने इसे ही राजस्थानी शैली का नाम दे दिया। आगे देखिए, इस साहित्य की गद्य पद्यमय रचनाओं ने राजस्थान के साहित्य कोश को समृद्धता प्रदान की है। इस साहित्य की रचनाएं जैसे राव जैतसिरो छंद बीठू सूजा ने लिखी, कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ ने लिखी, ग्रंथराज गोपीनाथ ने लिखी, वीरभाण बादल डाढ़ी ने लिखी, ये सब किस में लिखी गई हैं? चारण शैली में लिखी गई हैं। इन्होंने क्या किया है? प्रेम, वीरता, प्रबंधन, जीवन शैली की बातें आज भी जो उसके अंदर लिखी गई हैं वो सारी की सारी वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, सिग्निफिकेंट हैं, वो रिलेवेंस रखती हैं। ठीक है, तो ये सारी रचनाओं के नाम लिख दिए और उसके साथ उनसे क्या सीखने को मिलता है वो भी लिख दिया। और ये साहित्य की गद्य पद्यमय रचनाओं ने राजस्थान के साहित्य कोश को समृद्धता भी प्रदान की है, ये भी हमने बता दिया। तो देखिए, जहां जहां जो इम्पैक्टफुल बातें थी, जो हम कहना चाहते थे जांच करने वाले को, परीक्षक को, कि भैया ये तो पढ़ना ही है, इतनी सारी बातों में ये बातें आपको ध्यान से पढ़नी है, तो हमने वहां नीचे अंडरलाइन किया। ये काम आपको भी करना है। चारण साहित्य की कृतियों अंडरलाइन, फिर ब्रैकेट में नाम, ने तत्कालीन शासकों में शौर्य का बीज, इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन, उत्साह में निष्प्राण हो चुके उत्साह में इस साहित्य ने प्राण फूके, इंपॉर्टेंट बात है, कई युद्ध जीते और जनता हेतु श्रेष्ठ कार्य राजाओं ने किया। श्रृंगार रस के नीचे अंडरलाइन है, जिसने राजनीतिक संबंधों को पारिवारिक संबंधों में परिवर्तित किया, अंडरलाइन है। प्रेम रस का प्रवाह किया, अंडरलाइन है। सौहार्दपूर्ण जीवन शैली का आविर्भाव किया, अंडरलाइन है। रचनाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि अनेक विद्वानों ने इसे ही राजस्थानी शैली माना, इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन है। राजस्थान के साहित्य कोश को समृद्धता प्रदान की, अंडरलाइन है। फिर हमने कुछ रचनाओं के नाम लिखे जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उनको भी हमने अंडरलाइन किया है। आगे देखते हैं इसको। निष्कर्षतः
इतना बड़ा प्रश्न पूछा है 10 नंबर का, तो हर बार हमको निष्कर्ष लिखना ही लिखना है, ये बात स्पष्ट दिमाग में जान लीजिएगा। चारण साहित्य को एग्जामाइन हम कर रहे थे, हमने लिखा निष्कर्षतः स्पष्ट है कि चारण साहित्य ने अपनी उपस्थिति से राजस्थान के साहित्य को प्रखर करते हुए एक प्रकाश पुंज प्रदान किया है, जिसकी दीप्ति में आज भी रचनाएं उतनी ही दृढ़ता से प्रासंगिक हैं। इसके अभाव में राजस्थानी साहित्य की कल्पना करना भी विसंगतिपूर्ण होगा। ये बहुत ब्यूटीफुल हमने निष्कर्ष दे दिया। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद हमने लिखा महत्ता का परीक्षण, फिर महत्ता के परीक्षण में हमने ये लिखा कि क्या क्या तो किया है, उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर उसके बाद कुछ रचनाएं और लेखकों के नाम भी हम बीच बीच में परोसते रहे, और अंत में हमने एक सुंदर निष्कर्ष से इस उत्तर को समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न भी बहुत सुंदर है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। देखो, भारत में अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा आई है तो उसके अंदर थियोसॉफिस्ट के जो विचार थे उन्होंने कैसे मदद की है, ये हमको समझना है। देखिए इसको समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1875 में निर्मित थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अल्कॉट के चिंतन की उपज थी। तो ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, ये हम एक भूमिका बांध रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि भाई जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो उस चीज़ के बारे में एक सामान्य ज्ञान, एक बेसिक नॉलेज हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना हुई, 1875 में हुई, और किसने करी है, मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल एल्कोट के चिंतन की उपज थी। 1882 में यह मुख्यालय भारत के मद्रास के निकट अडियार में स्थापित किया गया था। तो भारत में कब आया, ये भी हमने लिख दिया, कब आया है, 1882 के अंदर आया है। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो भारत में आ चुकी थी, मुख्यालय बन गया था क्या, मद्रास का अडियार शहर। आगे देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सर्वप्रमुख मान्यता थी कि, अब यहाँ से हमारा मुख्य उत्तर प्रारंभ हो गया है, हमारा मेन आंसर प्रारंभ हो गया है, जिसके अंदर हम लिख रहे हैं कि थियोसॉफिस्ट के जो विचार हैं उनके बारे में और उन विचारों से क्या इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सर्वप्रमुख मान्यता थी कि जाति, नस्ल, पंथ या रंग के भेद रहित सार्वभौमिक मानवता हेतु कार्य करना। किसके लिए कार्य करना है, सार्वभौमिक मानवता के लिए कार्य करना है, और उसमें किसकी वजह से भेदभाव नहीं करना है, जाति, नस्ल, पंथ या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। आगे देखिए, थियोसॉफिस्ट के विचारों ने इस विचारधारा को नए आयाम प्रदान किए और इसका विकास किया। ठीक है, थियोसॉफिस्ट के विचारों ने किसको नए आयाम प्रदान किए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो विचारधारा है उसको नए आयाम प्रदान किए और उसका विस्तार विकास करने का कार्य किया। जैसे अब हम यहाँ पे देखो थियोसॉफिस्ट के विचारों को वन बाय वन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे चिंतन एवं प्रार्थना का विकास, चिंतन, और देखिए ये थियोसॉफिस्ट जो थे वो स्पष्ट कहते थे कि भाई ईश्वर होता है, पुनर्जन्म होता है, उसकी उपासना करनी है, उसकी पूजा करनी है, ये सही है, चिंतन करना है, प्रार्थना करनी है, ठीक है, उपनिषद, वेदांत, इन सब से हमको प्रेरणाएं लेनी चाहिए, ये सारी बातें ये करते थे ताकि एक बड़े समूह को एक साथ पिरोया जा सके, बांधा जा सके। अब आगे क्या होता है देखिए आप इसको। जैसे चिंतन एवं प्रार्थना का विकास, जिससे क्या होगा, इससे वो भी लिखना जरूरी है, जिससे आत्मा एवं परमात्मा के मध्य एक संबंध तथा व्यक्ति में विवेक की उत्पत्ति को बढ़ावा मिला। किसको, आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध की बात करते हैं, और विवेक की उत्पत्ति, व्यक्ति में निर्णय क्षमता की उत्पत्ति, व्यक्ति में नैतिकता की उत्पत्ति, व्यक्ति में मौलिकता की उत्पत्ति किसकी वजह से हुई है, चिंतन से, प्रार्थना से, इससे ये सारी चीजें हुई हैं। दूसरी बात देखो, ईश्वर की उपासना एवं मूर्ति पूजा, इसका भी ये थियोसॉफिस्ट जो है वो समर्थन करते थे। इससे भारतीय लोग ज़्यादा आसानी से सोसाइटी का हिस्सा बन पाए तथा सोसाइटी में काम करने की इनकी निष्ठा बढ़ी। आगे देखिए, पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास। तो देखिए, कर्म अगर सही करोगे तो पुनर्जन्म में अच्छा जीवन मिलेगा, ठीक है, ये थॉट जो है वो लोगों में डाल दी गई, तो उससे एक भय पैदा हुआ और उस भय की वजह से लोग सत्कर्म की ओर ज़्यादा प्रवृत्त होने लगे। तो पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास, इससे व्यक्ति में गलत कर्म से भय का डर बना एवं सत्कर्म की ओर प्रवृत्त रहा, और यह सोसाइटी अपने लक्ष्यों की ओर तीव्रता से बढ़ सकी।
समझ रहे हैं आप इस बात को? आगे देखिए, सांख्य, उपनिषद एवं वेदांत शाखाओं से प्रेरणा मिली और इससे क्या हुआ, सोसाइटी में विचारों को लेकर स्वीकार्यता में जो है वह वृद्धि देखने को मिली। क्यों? क्योंकि आपने उपनिषद, वेद और विभिन्न दर्शनों से विचारों को लिया, तो विचारों को जब आप ऐसी स्टैंडर्ड बुक से ले रहे हैं तो आप में किसी व्यक्ति के विचारों का सम्मान करने की, उसको ग्रहण करने की भी भावना पैदा होगी। और जब आप किसी के विचारों का सम्मान करने लग जाते हैं तो आप मानवता का, संपूर्ण मानवता का सम्मान करने लग जाते हैं। उसमें फिर आप जाति, लिंग, वर्ग आदि का भेद नहीं करते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो ये हुआ जिससे सोसाइटी की सार्वभौमिकता एवं सर्वजन स्वीकार्यता में वृद्धि हुई। तो ये सारी बातें हमने लिखी। आगे देखिए, और थियोसॉफिस्ट क्या कहते हैं, बाल विवाह का विरोध। थियोसॉफिस्ट का विचार था कि युवा को चिंतनशील बनाना है तो बाल्यावस्था में उसे पारिवारिक बोझ से दूर रखना अनिवार्य है। विधवाओं की स्थिति में सुधार एवं विभिन्न भेदभावों से मुक्त रहने का विचार। इनका यह भी मानना था कि एक तो बाल्यावस्था में आपको विवाह नहीं कराना है ताकि बच्चा जिम्मेदारी नहीं होगी तो वो चिंतनशील बनेगा, उसके पास सोचने विचार करने की शक्ति होगी, वो परिवार के बोझ के तले नहीं दब जाएगा। दूसरी बात, विधवा विवाह होने चाहिए, ऐसा इनका कहना था, उनकी स्थिति में सुधार होना चाहिए, विभिन्न भेदभावों से मुक्त रहने की बात भी थियोसॉफिस्ट करते थे। तो ये सारे विचार इनके थे और उन विचारों से क्या इम्पैक्ट आ रहा था वो भी हमने देखा। तो थियोसॉफिस्ट के जो ये विचार थे उन्होंने वास्तव में थियोसॉफिकल सोसाइटी की ग्रोथ में, उसके विस्तार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखिए, निष्कर्ष रूपेण यह स्पष्ट है कि थियोसॉफिस्ट, अल्कोट, एनी बेसेंट, जिन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को चलाया, के विचारों की व्यापकता ने सोसाइटी के विकास में अमूल्य भूमिका निभाई है, जिससे यह अंकुर एक विशाल वृक्ष का आकार ले पाया। देखिए आप निष्कर्ष को कितनी सुंदरता से अंत किया जा रहा है। इस बात को देखिए, अगर आपको ये निष्कर्ष अच्छा लग रहा है, मुझे ये निष्कर्ष अच्छा लग रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जो कॉपी जांचने वाला व्यक्ति वो भी इंसान है, उसको भी निष्कर्ष पसंद आएगा और जब पसंद आएगा तो आपको ज्यादा अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना करें। अब यहाँ पे देखो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये जिसने बहुत गहराई से पढ़ा है चीजों को वही हल कर पाएगा। इस प्रश्न के साथ क्या है, इसकी डिमांड क्या है, देखिए बात कब की कर रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध की कर रहा है, और फिर उस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के अंदर जो देशी उद्योग हैं उनमें क्या परिवर्तन आया उसकी बात ये कर रहा है। तो जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें जब द्वितीय विश्व युद्ध से भारत में देशी उद्योगों में परिवर्तन की बात आप पढ़ते हैं तो उसमें 3-4 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि देशी उद्योगों में परिवर्तन, जो प्रश्न पूछ रहा है वो तो है ही है। उसके अलावा केवल देशी उद्योगों में परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, ठीक है, आप लिखेंगे कि देशी उद्योगों में वृद्धि हुई या कमी हुई या ये वो, उस केवल उससे काम, थोड़ा बहुत डेटा भी आपको चाहिएगा, तो थोड़ा बहुत डेटा भी आपको इसके अंदर डालना है ताकि उत्तर जो ब्यूटीफाई हो जाए। फिर उसके बाद आपको एक सुंदर निष्कर्ष तो डालना ही डालना है, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न को उठाना कहाँ से, प्रश्न को उठाना है द्वितीय विश्व युद्ध से। प्रश्न जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात कर रहा है, तो प्रश्न जो उठेगा, देखिए किसी भी प्रश्न को लिखने के दौरान उसको कैसे पिक करना है वो बात भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। तो 1939 से 45 में जो द्वितीय विश्व युद्ध चला वहां से अब आंसर को पिक करेंगे और वहां से पिक करके हम भारत के साथ रिलेट करेंगे, हम भारत में पहुंचेंगे और भारत में पहुंचने के बाद वहां के देशी उद्योगों में पहुंचेंगे, उनके विकास, कमी, ढीमा का फलाना, वो सारी बातें, और उसके बाद उसके डेटाज पे हम जाएंगे कि भाई क्या इसके अंदर जो सांख्यिकी रूप से जो परिवर्तन आया वो रहा, और अंत में एक सुंदर निष्कर्ष। देखिए कैसे लिखते हैं इसको। 1939 से 45 के मध्य घटित द्वितीय विश्व युद्ध में, भाई ये उसको भी पता है लेकिन हमको लिखना है, हमारा उत्तर लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि कोई राह चलते को भी अगर आप ये बातें पढ़ा दो तो उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में वास्तव में भारत के देशी उद्योगों पे क्या प्रभाव पड़ा था, तब तो आपकी लेखन शैली में मजा है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। 1939 से 1945 के मध्य घटित द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी व इटली जैसे राष्ट्रों से युद्ध किया, ठीक है। चूंकि भारत उस समय ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा था इसलिए वह भी प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित हुआ, जिसका प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा जिनमें से उद्योग क्षेत्र भी एक है।
यहाँ तक क्लैरिटी है? देखिए कितना शानदार तरीके से इस आंसर का इंट्रोडक्शन दिया है, इस आंसर को उठाया है। हमने द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर ली, हमने कहा किसके बीच में युद्ध हो रहा था, भारत भी उसमें घसीटा गया। घसीटे जाने के पीछे की वजह क्या थी कि वो ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा था, और ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा होने की वजह से समेकित रूप से भारत प्रभावित हुआ, और उसमें से एक क्षेत्र जो है वो कौन सा था, उद्योग क्षेत्र भी था। तो हमने द्वितीय विश्व युद्ध भारत होते हुए हम इस इंट्रो के अंदर ही कहाँ पहुँच गए, उद्योग क्षेत्र पे पहुँच गए। अब आगे देखिए, हम आगे स्टार्ट करेंगे कि देशी उद्योग कैसे प्रभावित हुए। देखो इसको, युद्ध की वजह से भारत के देशी उद्योगों से उत्पादित होने वाली विभिन्न वस्तुओं जैसे इमारती लकड़ी, स्टील, सीमेंट, ऊनी वस्त्र और चमड़े की मांग में तीव्र वृद्धि हुई। क्या हुई है, तीव्र वृद्धि हुई है। इमारती लकड़ी की मांग में, स्टील की मांग में, सीमेंट, ऊनी वस्त्र इत्यादि की मांगों में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे इनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अगर मांग में वृद्धि हो रही है, डिमांड अगर बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई आपको उसी अनुपात में देनी होती है। तो आगे देखते हैं, 1945 में 1939 की तुलना में कागज उत्पादन 96%, स्टील 43% एवं सूती वस्त्र का उत्पादन 20% बढ़ गया था। 1939 की तुलना में 1945 में उन 6 साल के भीतर भीतर इन सारे उद्योगों का उत्पादन जो है वो बढ़ गया था। मांग की आपूर्ति ने उद्योगों का पूरी क्षमता से दोहन किया। ठीक है, वो बात स्पष्ट हो रही है कि पूरी क्षमता से दोहन किया है, तभी उनके उत्पादन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आगे देखो अगला पैराग्राफ। इसी क्रम में परिस्थितियों के चलते कई नवीन उद्योगों ने भी जन्म ले लिया, जैसे डीजल पंप, साइकिल, सिलाई मशीन, चीनी उद्योग इत्यादि। और लाभ का समेकित सूचकांक जो 1939 में 72 था, वो बढ़कर 1945 में 163 हो गया था। ये आंकड़े एनसीईआरटी की पुस्तकों में साफ साफ दिए हुए हैं, आपको उत्तर में समाहित करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति ऐसी है जो आंकड़ों की भी मांग करती है। तो ये एक फ्लेवर के रूप में काम करेंगे। अगर आपको परफेक्टली याद नहीं है, 19-20 भी याद है, तब भी आप वो आंकड़े लिख दीजिए, क्योंकि परीक्षक के पास, कॉपी जांचकर्ता के पास इतना समय नहीं होता है कि वो गूगल करके सारे आंकड़े देखे। वो भी हमारी तरह होता है, उसको भी चीजें याद नहीं रहती हैं। तो आप अगर थोड़े बहुत आंकड़े परोस देंगे, वो अगर थोड़े ऊपर नीचे भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आंकड़े लिखने से चूकना नहीं है इस प्रकार के प्रश्नों में। आगे देखते हैं, युद्ध काल में 1939 से 45 में जिसकी हम बात कर रहे हैं, मित्र देशों के लिए भी भारत के उद्योगों ने प्रमुख उत्पादक की भूमिका निभाई, जिससे देशी उद्योगों में वृद्धि हुई। ठीक है, तो हमने एक प्रमुख उत्पादक की भूमिका निभाई थी, तो हमारे यहाँ पे देशी उद्योगों में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। अन्य उद्योगों के रूप में मिश्र धातु उद्योग, पंप, मशीन टूल्स, साइकिल, रसायन जो है वो जैसे कास्टिक सोडा, सुपर फॉस्फेट इत्यादि भी पनपे। तो केवल मुख्य देशी उद्योग ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अन्य उद्योगों ने भी उस समय भारत में जन्म लिया और लगातार वृद्धि करी। क्यों? क्योंकि 1939 से 45 के समय जब ब्रिटेन लड़ रहा था, तो उसे इन सब चीज़ों की आवश्यकता रहती थी। उन्हें स्टील चाहिए होता था, उन्हें डीजल पंप्स की आवश्यकता पड़ती थी, उन्हें इमारती लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी, उनको और भी अन्य उद्योगों की आवश्यकता पड़ती थी, मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ती थी, गन मेटल वगैरह बनाने होते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो भारत के अंदर तेज गति से बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो ये सारी बातें। अब अंत में एक सुंदर सा निष्कर्ष लिखेंगे। देखिए यहां आप एक बात समझना, जैसे यहां एक लाइन में 2 लाइनें लिखी हुई हैं। अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, स्पेस कम है, तो कम से कम स्पष्ट रूप से दिखे इस रूप में आप एक लाइन में 2 लाइन कहीं कहीं डाल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर की पूर्णता अत्यावश्यक है, शब्द सीमा का उतना महत्व नहीं है। अगर आप 20 शब्द की बजाय 50 शब्द लिख देंगे, 50 की बजाय 80-90 लिख देंगे, 100 की बजाय 150 शब्द लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उत्तर की पूर्णता होना अनिवार्य है। अगर उत्तर पूर्ण नहीं है और शब्द सही है, शब्दों की जो संख्या है वो ठीक है, लेकिन उत्तर अपूर्ण है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। शब्द ज़्यादा हो गए लेकिन उत्तर पूर्ण है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए आगे, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि युद्ध काल में उपभोक्ता वस्तुओं की तीव्र प्रगति हुई, क्योंकि उससे मांग की आपूर्ति हो रही थी। यद्यपि पूंजीगत वस्तुओं का अत्यंत अल्प विकास हुआ, जिससे स्थायी विकास की कल्पना अभी भी दूर ही थी। हमने प्लस भी बता दिया, हमने माइनस। भाई आपने द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से अगर देशी उद्योगों का विकास हुआ है तो ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली
उसने ब्रिटेन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की है, उसने भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया है। तो हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मांग की आपूर्ति के लिए जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो बनाई जा रही थी ज्यादा मात्रा में, तो वो विकास हो रहा था, लेकिन फिर भी चूंकि पूंजीगत विकास तो हुआ नहीं था, इसलिए विकास की कल्पना करना बेईमानी होगा, विकास की कल्पना अभी भी दूर ही थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकीय क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों को उसके बाद रहने के ढंग को परिवर्तित कर दिया। तो औद्योगिक क्रांति जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा ब्रिटेन में जो है वो औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो ये विश्व के इतिहास से उठाया हुआ प्रश्न है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो केवल टेक्नोलॉजी की क्रांति नहीं थी, टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन नहीं था, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन भी था, जिसने उसके बाद लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन कर दिया। तो इसका उत्तर कैसे लिखते हैं, प्रश्न की डिमांड क्या है कि आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद ये लिखना है कि सामाजिक आर्थिक क्रांति क्या थी, सामाजिक क्रांति की वजह से क्या क्या परिवर्तन आए, क्योंकि लिखा है ना कि लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को परिवर्तित कर दिया। मतलब सामाजिक क्रांति की वजह से ढंग कैसे परिवर्तित हुआ और आर्थिक क्रांति की वजह से ढंग कैसे परिवर्तित हुआ। अब परिवर्तन जो है वो अपने अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की बातें रखता है। तो परिवर्तन की वजह से सकारात्मक परिवर्तन क्या क्या हुए और नकारात्मक परिवर्तन क्या क्या हुए, दोनों बातें अपन को लिखनी है और अंत में निष्कर्ष लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। औद्योगिक क्रांति में प्रौद्योगिकी क्रांति का तत्व तो था ही, क्योंकि इसमें कई मशीनें, बुवाई मशीन, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, ये सारी चीजें आई, फसल चक्र सिद्धांत आया, बर्निंग फर्नेस का आविष्कार हुआ, लोहे की ढलाई हुई इत्यादि पर भी कई कार्य हुए। इसलिए क्या था वो, उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन तो था ही था। ये लिख रहा है कि औद्योगिक क्रांति न केवल एक औद्योगिक क्रांति थी, मतलब प्रौद्योगिकी क्रांति तो थी ही थी, न केवल एक प्रौद्योगिकी बल्कि और भी चीजें थी, लेकिन प्रौद्योगिकी क्रांति तो थी ही। तो हमने पहले ही पैरा में इंट्रो के साथ ये प्रूव कर दिया कि भाई ठीक बात बोले हो, इसके अंदर क्या है, प्रौद्योगिकी क्रांति तो है ही है। अब आगे और बात करते हैं कि क्यों सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी। देखिए सामाजिक आर्थिक क्रांति क्यों, हमने यही हेडिंग लगा दिया कि सामाजिक आर्थिक क्रांति क्यों। औद्योगिक क्रांति से सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन आए, जिन्होंने व्यक्ति के सामाजिक जीवन जीने की शैली एवं आर्थिक विचारधारा दोनों के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य बदले। देखिए सामाजिक आर्थिक क्रांति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के आने की वजह से सामाजिक जीवन जीने की शैली और आर्थिक विचारधारा दोनों के संदर्भ में मानव के परिप्रेक्ष्य बदले। इसलिए हमने कहा कि ये सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी है। आगे देखिए कैसे बदले, अब परिवर्तन क्या आया वो देखेंगे। सामाजिक क्रांति ऑब्लिक परिवर्तन, और इधर हमने लिख दिया आर्थिक क्रांति ऑब्लिक परिवर्तन। अब आप ये समझिए, अगर स्पेस को स्मार्टली यूज नहीं करेंगे और दोनों को अलग अलग लिखने जाएंगे तो आप उतनी सारी चीजें मेंशन नहीं कर पाएंगे जितनी आप ये टेबुलर फॉर्मेट में ले लेंगे। तो आपको उत्तर लिखने के विभिन्न तरीकों पर भी ध्यान देना है कि भाई हम उत्तर लिखने के लिए क्या क्या मेथड यूज कर रहे हैं। कई फ्लो चार्ट डाल रहे हैं, कई मैप डाल रहे हैं, कई डेटाज डाल रहे हैं, ठीक है, कहीं ऐसी टेबल्स बना रहे हैं। ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे आपके दिमाग में उतना चिंतनशील आपका दिमाग होता जाएगा और आप मैक्सिमम ऐसी चीजें कर पाएंगे। आगे देखते हैं सामाजिक क्रांति या परिवर्तन। तो पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। भाई दो प्रकार की चीजें हुई होंगी, सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन कभी अकेले सकारात्मक पक्ष को लेकर ही नहीं आता है, वो अपने साथ नकारात्मक पक्ष भी लाता ही लाता है, या फिर अकेले नकारात्मक नहीं लाता है, वो सकारात्मक भी लाता है। आगे देखिए सकारात्मक पक्ष क्या है, समाज में जागरूकता बढ़ी, दूसरा शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ा, तीसरा नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। ठीक बात है, क्या हुआ है यहाँ पे, समाज में जागरूकता बढ़ी है, शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ा है, नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ है। ये सारी बातें क्या हैं, सकारात्मक बातें हैं। देखिए आगे कुछ यहाँ भी लिखी हुई नेक्स्ट पेज पे, जैसे जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है, लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी है, रूढ़िवादी में कमी आई है, तार्किक चिंतन में यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो ये सारे प्रभाव क्या हैं, ये सारे सकारात्मक प्रभाव हैं। नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ, ये नकारात्मक प्रभाव है। संयुक्त परिवार की जो जीवन शैली थी उसका विघटन हुआ है, इसलिए अब वृद्ध माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम खोले जाने लगे, जो कि एक नकारात्मक बात थी। नैतिकता में कमी,
जो इथिक्स है वो लोगों की कम हो गई, उसकी मॉरलिटी कम हो गई लोगों की, मजदूर वर्ग जो है उसका शोषण होना प्रारंभ हो गया। भौतिकतावादी जीवन में यहाँ पर वृद्धि हुई है, आराम तलबी हो गए लोग, सुविधाएं साधन संपन्न हो गए, अमीर और गरीब वर्ग के संघर्ष की उत्पत्ति, बुर्जुआ और सर्वहारा जो वर्ग है वो भी किसकी देन है, वो औद्योगिक क्रांति की ही देन है, जिसके बारे में मार्क्स लिखते हैं बहुत ज्यादा। इसी प्रकार आर्थिक क्रांति में भी परिवर्तन आए, आर्थिक क्रांति से भी जो परिवर्तन आए वो क्या है, वो भी सकारात्मक और नकारात्मक रूपों में हमने लिखे हैं। पहला, उत्पादन में वृद्धि हुई है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन ठीक हुआ है, सुदृढ़ीकरण उसका हुआ है, शहरों का तीव्र विकास हुआ है, नए बाजारों का उदय हुआ है, तकनीकी व्यक्तियों की मांग बढ़ी है, जिसकी वजह से रोजगार कहीं ना कहीं बढ़ने की संभावना भी, अगर आप टेक्नोलॉजिकली साउंड है तो बढ़ी है। नकारात्मक आर्थिक परिवर्तन देखिए, पारंपरिक उद्योगों में एकदम से गिरावट आई, आप सब मशीनों पे शिफ्ट हो गए, पारंपरिक उद्योगों में गिरावट आई, कुटीर उद्योग जो हैं वो लगभग समाप्त हो गए। आगे देखिए, मशीनीकरण बढ़ने से मानव श्रम की आवश्यकता कम हुई तो क्या बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। लाभ आधारित व्यवसाय होने लगे, व्यवसाय में एथिक्स कम होती चली गई और लाभ आधारित व्यवसाय बढ़ते चले गए। व्यक्ति प्रॉफिट पहले देखता था, एथिक्स बाद में देखता था, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारे परिवर्तन हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, टेबुलर फॉर्मेट में लिखने की वजह से कम स्पेस में ज्यादा बातें हम लिख पाए हैं। आगे देखिए, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति ने जो सामाजिक आर्थिक क्रांति उत्पन्न की, उसने एक चिंतन पूर्ण समाज को जन्म दिया, एकल परिवार की व्यवस्था को प्रगाढ़ किया एवं रूढ़िवाद को कम किया। वहीं इस विश्व को एक नवीन आर्थिक युग दिया, जिससे व्यक्ति अर्थ को प्रधान विषय मानकर कार्य करने लगा, अर्थात व्यक्ति के रहने के ढंग में इस क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही सारी बातें एज अ क्रक्स हमने किसमें दे दी हैं, निष्कर्ष में दे दिए। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कैसे, देखिए आप, सबसे पहली बात तो क्या लिखी थी कि औद्योगिक क्रांति न केवल प्रौद्योगिकी क्रांति है, तो हमने प्रौद्योगिकी क्रांति क्यों है ये समझा दिया। फिर दूसरी बात इसने लिखी, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, तो हमने कहा सामाजिक आर्थिक क्रांति क्यों है उसको हमने समझा दिया। फिर कह रहे हैं कि जिसने लोगों के बाद उसके रहने के ढंग को परिवर्तित कर दिया, तो सामाजिक आर्थिक क्रांति ने कैसे परिवर्तित किया और आर्थिक क्रांति ने कैसे परिवर्तित किया, वो बातें हमने लिखी। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि लगभग 6 बिंदु हमने हर एक में लिखे, तो 24 बिंदु आपने यहाँ पे लिखे। उसके अलावा निष्कर्ष में लिखा कि आप अंत में कंक्लूसिव फॉर्मेट में क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या मोटे मोटे परिवर्तन आए, क्या बातें हुई, उसको सार रूप में, समेकित रूप में हमें निष्कर्ष में भी हमने लिख दिया है। तो इस प्रकार से इस उत्तर को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमने लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो समझ में आ रहा है वो क्या है कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, आपके पास कंटेंट रेडी है, उसको बहुत सुंदर तरीके से आपको पिरो देना है, दैट्स ऑल। यही मेंस का गेम है। आपका कंटेंट कितना आपको याद है, कितना थॉरो आप जानते हो, ठीक है, उसका इतना महत्व नहीं है, जितना जो आप जानते हैं उसको सुंदरता से अंदर लिख रहे हैं या नहीं, उसका महत्व है। तो इस चीज को समझिए, इसके अनुसार अभ्यास कीजिए। आपने ये महसूस किया होगा कि जिस प्रकार से हम लेखन शैली का अभ्यास करते आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होती जा रही है। तो यहाँ पे जो जो प्रश्न कराए जा रहे हैं उनका नियमित रूप से अध्ययन कीजिए। यहाँ करवाया जाता है उसको आप खुद लिखने का प्रयास कीजिए और खुद लिखने के बाद देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड आंसर को कि एक्चुअल उत्तर क्या था, आप अभी उस उत्तर से कितने दूर हैं, आपको कितने अभ्यास की आवश्यकता है, उसकी गहराई का पता चलेगा। तो चलिए लगे रहिए, बहुत शिद्दत से लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।